नमस्कार, आज है 7 फरवरी, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत ने भेजी मदद। तुर्की ने आभार जताया, भारत को बताया दोस्त। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर 10 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक और भारत में उसके मददगारों पर एफआईआर दर्ज करा के जांच कराने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में लॉन्च किया E20 फ्यूल। E20 फ्यूल से इंपोर्ट बिल होगा कम, पर्यावरण को होगा फायदा। इंडिया 360 में बताएंगे आपको E20 फ्यूल के बारे में हर एक बात। उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरकर हुआ बंद। निफ्टी 40 अंक तो सेंसेक्स 225 अंक फिसला। बैंक शेयर निचले स्तरों से उबरने में कामयाब हुए। भारतीय एयरटेल ने पेश किए कमजोर नतीजे। मुनाफा 26% घटा। हीरो मोटो के नतीजे अनुमान से बेहतर, मुनाफा 700 करोड़ के पार किया। सीमेंट सेक्टर पर जीएसटी कम करने पर विचार के लिए फिटमेंट कमेटी को भेजा जा सकता है। इंडस्ट्री की मांग की सीमेंट पर जीएसटी को कम किया जाए। ब्याज दरों पर कल आएगा आरबीआई का फैसला। जी बिजनेस पोल में रेपो रेट 1/4% बढ़ने का अनुमान। सुबह 9:45 बजे से जी बिजनेस पर देखिए सबसे शानदार और मेगा कवरेज। और आइए दिन भर आज क्या हुआ जरा ये भी देख लेते हैं टॉप न्यूज में। संसद में आज भी अदानी का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बयान दिया। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी ने गौतम अदानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सीधा हमला किया। राहुल ने कहा कि तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह सिर्फ गौतम अदानी का ही नाम सुनाई दे रहा है। राहुल ने कहा कि यह नाम पूरे भारत में सुनाई देता है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अदानी को एयरपोर्ट दिलाने में सरकार ने मदद की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा में आरोपों पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें निराधार आरोप नहीं लगाने और अपने दावों का सबूत पेश करने के लिए कहा। रिजिजू ने कहा कि बिना तथ्य के बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बिना किसी सबूत के पीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रूल 253 के ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, उसके तहत ये वायलेशन ऑफ रूल है। सदन में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। तुर्की में हालात पर पीएम मोदी भावुक नजर आए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल पीएम मोदी ने कहा कि आज तुर्की जिस हालात से गुजर रहा है उसे वो समझ सकते हैं। पीएम ने कहा कि 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब वो मुख्यमंत्री थे और उन्हें पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं। पीएम ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि उनकी सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले हर बजट गरीबों के हित में रहा है। पीएम मोदी ने पार्टी के साथी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है और उन्होंने सभी सांसदों से बजट को जो है वो आम लोगों तक ले जाने की अपील भी की। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उसे इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि वो आधी सजा काट चुका है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मिशेल इस मामलों में निचली कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत की अर्जी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बताएं कि यह मामला 3600 करोड़ रुपए के 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद से जुड़ा हुआ है। क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटेन के नागरिक हैं और उसे दिसंबर 2018 दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वो हिरासत में है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बालासाहब थोरात ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थोरात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराज थे। कल ही थोरात ने पटोले से नाराजगी को लेकर पार्टी हाईकमान को पत्र लिखा था। माना जा रहा है कि वो अपने फैसले पर अड़िग हैं और पार्टी में दोबारा आने की संभावना नहीं है। थोरात ने पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे लेटर में नाना पटोले के खिलाफ शिकायत की थी। लेटर में लिखा गया था कि अब पार्टी में नाना पटोले के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी राज्य के दौरे पर पहुंची और राजधानी अगरतला की सड़कों पर रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ राजधानी की सड़कों पर चले। अगरतला में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह भी आज अगरतला में थे। उन्होंने ऊनाकोटी और पश्चिम त्रिपुरा जिले के बीजेपी के विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ बिजली नहीं आती थी, लेकिन आज न सिर्फ यहाँ बिजली है बल्कि हम बांग्लादेश को भी बिजली दे रहे हैं। जेडीयू में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी में बगावती तेवर अपनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर कहा कि वो जेडीयू को मजबूत करने के अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि लाखों लोगों से जुड़ी हुई है। विधान परिषद की सदस्यता के बारे में कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कहें तो वो अभी परिषद की सदस्यता छोड़ सकते हैं। बीजेपी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं। कुशवाहा ने कहा कि पहले उनके प्रश्न का जवाब तो मिले कि आरजेडी के साथ सरकार बनाने को लेकर क्या डील हुई है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 फ्यूल को लॉन्च कर दिया है। शुरुआती चरण में देश के 11 राज्यों में पेट्रोल पंपों पर E20 फ्यूल मिलेगा। काफी समय से सरकार इस कोशिश में लगी हुई थी कि एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। आपको बताएं कि अभी देश में E10 फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 90% पेट्रोल और उसमें 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। E20 के लॉन्च से सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी। E20 फ्यूल के दूसरे पहलुओं पर चर्चा करने से पहले आपको बताते हैं कि E20 फ्यूल की कहानी दरअसल क्या है। दरअसल E20 या एथेनॉल 20 एक तरह का रिफाइंड और मिक्स्ड फ्यूल है। इसमें 20% एथेनॉल जैसे हमने आपको बताया और वैसे ही 80% पेट्रोल होगा। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। इसे पर्यावरण, गाड़ियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो एथेनॉल के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो 35% तक कम हो जाता है। हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन भी घटता है। भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के मकसद से एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत E10 फ्यूल का लक्ष्य सरकार हासिल कर चुकी है। अब धीरे धीरे E20 फ्यूल को देश भर में रोल आउट करने की तैयारी है। अब समझते ये हैं कि आखिर क्यों सरकार E20 फ्यूल पर इतना जोर दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहता है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। सिर्फ 2020-21 का ही डाटा देखें तो भारत ने 18.5 करोड़ टन 18.5 करोड़ टन पेट्रोलियम इंपोर्ट किया है। इसके साथ ही सरकार ने 551 अरब डॉलर भी चुकाए हैं। E20 प्रोग्राम भारत को हर साल 4 अरब डॉलर यानी कि करीब 30,000 करोड़ इंपोर्ट बिल बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा E20 फ्यूल के पर्यावरण के लिहाज से भी देखें तो कई फायदे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल से CO2 कम निकलेगा, मोनोऑक्साइड कम निकलेगी, किसानों का फायदा होगा, आय बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही चीनी मिलों की कमाई का भी नया जरिया मिलेगा और तेल के बढ़ते दामों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए अब इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टूटू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तो एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन के प्रति सरकार की हम गंभीरता देख रहे हैं और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। E10 का टारगेट पूरा करने के बाद E20 और आगे इसको और बढ़ाने की भी कवायद होगी। कितना इम्पोर्टेंट होगा और कितना आश्वस्त हैं इससे आप, और ऑटो सेक्टर में इससे क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं, क्या बदलाव आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा है और साथ साथ में ऑफ कोर्स आपने सब कुछ बता ही दिया है कि इंपोर्ट के लिए हमारी जो
रिक्वायरमेंट्स थी वो कम हो जाएंगी एंड इंडिया विल स्टार्ट बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। तो ये चीजें तो आपने ऑलरेडी बताई दी हैं। बाकी ये है कि ये जो E20 फ्यूल होगा एज ए फॉर अ कंज्यूमर, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा अदर देन प्राइस में कुछ तब्दीली की जाए। जो आपको प्राइस के अंदर तब्दीली की जाएगी तो आई एम श्योर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो खुशी होगी उनको, और ऑब्वियसली उनके लिए एक बचत भी होगी। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, कई लोगों के मन में ये भी शक हो सकता है, सवाल हो सकते हैं कि E20 के आने से क्या होगा? क्या गाड़ी के इंजन कोई चेंज करना है? क्या गाड़ी के इंजन के ऊपर कोई लोड आएगा, या पहले से ही कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अब जो गाड़ियां आ गई हैं दे आर हाईली टेक्निकल, और ECM ऑन बोर्ड होते हैं। ECM का मतलब ये है कि फॉर अ लेमैन लैंग्वेज कि आपके बॉनेट के अंदर एक मिस्त्री बैठा हुआ है और ऑन रिक्वायरमेंट वो उसकी इंजन की सेटिंग चेंज करता रहता है। तो ये जो ECM है, दिस इज ट्यून्ड फॉर दैट, और इट ऑल्सो हैज कैपेबिलिटीज कि जो टाइमिंग्स हैं, जो फ्यूल फीड है, जो एयर फ्लो है इंजन का, वो सब तब्दील कर सकता है एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। हमारे ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, इंजन के अंदर सेंसर्स बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग इनटेक सेंसर है, एग्जॉस्ट सेंटर है, एंड ऑफ कोर्स नॉक्स सेंसिंग होती है। तो ये बहुत सारे सेंसर्स हैं विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, एंड ऑल्सो कोई वेरिएशन करनी पड़े, बैड फ्यूल कहीं मिल जाए तो ये मतलब नहीं कि आपकी गाड़ी स्टॉल हो जाएगी। तो उनके अंदर काफी क्षमता होती है कि वो एडजस्टमेंट करके आपको ठीक टाइम पे और ठीक जगह पे पहुंचा सके। और ये जो एथनॉल 20 जो अब E20 आया है, वो ऑटोमेटिकली जो ECMs हैं वो उसको एडजस्ट कर देंगे, एंड नोबडी हैज टू डू एनी एडजस्टमेंट एट ऑल। ओके सर, ये भी कहा जा रहा है कि एथेनॉल लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, लेकिन एफिशिएंसी के लेवल पर अगर आप देखें तो क्या इसकी लागत भी कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा ये मिक्स होगा तो शायद उतना ही जेब पर भी कम इसका बोझ पड़ेगा। हमारे पास बड़ी लैंड है, हमारे फूड ग्रेन्स जो हैं उनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, गन्ने की खेती में तो हम जो है सरप्लस की स्थिति में हैं, दूसरे जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी भी अच्छी स्थिति है, टेक्नोलॉजी जो है जो प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है इथेनॉल की, वो हमारे पास है। तो कुल मिला के क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा सर? देखिए, असूलन तो ये एफिशिएंट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। और मोलासिस में से एथेनॉल निकलती है। मोलासिस एक बाई प्रोडक्ट है। जब शुगर आपकी बनती है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से ये आती है। तो वैसे लॉजिकली तो देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसके साथ आपको एथेनॉल मिलती है, एंड ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट इट हैज टू गो टू द कंज्यूमर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट आपको कितनी ट्रांसफर होती है कस्टमर को, ये अब कैलकुलेशन करने के बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी if they are going to pass on the benefits to the customer, or would they rather keep the benefits themselves and increase their own kitty. एब्सोल्युटली। और जिसका हमने फ़ायदा तो बताया, इसका जिक्र भी किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस के जो रिडक्शंस हैं वो भी इससे तेज़ होगा। अब एक आखिरी सवाल सर मेरा आम आदमी को लेके, बहुत ही सीधा सपाट सवाल, एथेनॉल से गाड़ी की लाइफ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना सर? हो सकता है भविष्य में इसको और बढ़ाए रेशियो को सरकार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एफिशिएंसी में बर्ताव नहीं आएगा, कोई लाइफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ECM जो एक ऑन बोर्ड होता है वो दैट इज अ वेरी ग्रेट इक्विपमेंट ऑन बोर्ड, जिसके साथ एवरीथिंग इज केटर्ड फॉर बाय द ECM। उसके साथ आपको लॉन्गेविटी का भी कोई
प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ आपको कोई पेट्रोल के अंदर जो मिक्स करते हैं वो उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं कराने की जरूरत। तो इट इज वर्चुअली अ केयर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉर्मल पेट्रोल टू E20। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, आपने विश्लेषण दिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की, सीरिया, इजराइल और लेबनान में भूकंप के तेज झटकों से कहर बरप रहा है। भूकंप के झटकों से सबसे ज्यादा बुरा हाल तुर्की और सीरिया का हुआ है। टर्की में 10 घंटे के भीतर भूकंप के 3 झटकों ने भारी तबाही मचाई। यही आलम सीरिया का भी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक टर्की और सीरिया में 5000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि मौतों का यह आंकड़ा 8 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। घायलों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो सकता है। टर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही की डरावनी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरी रात राहत और बचाव कार्य चलता रहा। इसी बीच भारत सरकार ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। मंजर इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे मलबे को हटाने का काम चल रहा है, दर्द की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तुर्की और सीरिया में अब चीखें, आंसू और ड्रिलिंग मशीनों की आवाज सन्नाटे को ही नहीं बल्कि लोगों का कलेजा चीर रही हैं। इस शख्स पर भूकंप कहर बनकर टूटा है। ये सीरिया के उन लोगों में से एक है जिसका पूरा का पूरा परिवार भूकंप में खत्म हो गया। इनकी गोद में जो बेटा है वो भी भूकंप के कारण दम तोड़ चुका है। इस शख्स के परिवार के 12 लोगों को इस जलजले ने लील दिया। अलेप्पो में भूकंप के मलबे में रेस्क्यू टीम को एक गर्भवती महिला मिली। महिला को निकालना मुश्किल था। ऐसे में टीम ने फैसला किया कि महिला की डिलीवरी कराकर बच्चे को बचाया जाए। बच्चा तो सकुशल बच गया, लेकिन मां ने दम तोड़ दिया। सीरिया और तुर्की में आए जलजले ने किसी को नहीं बख्शा। कई तो ऐसे थे जो पहले झटके में मौत से तो बच गए, लेकिन दूसरे भूकंप के झटके में मौत उन्हें खींच ले गई। तुर्की में पहला भूकंप का झटका सोमवार तड़के 4 बजे आया। उस वक्त लोग गहरी नींद में थे। सैकड़ों लोग भूकंप के बाद गहरी नींद से बाहर नहीं लौटे। Mahvolduk ya, mahvolduk. Allah'ım yarabbim. Abi sabahtan beri ya. Abi sesleri duyuyoruz. İkisini Ses veriyor, kimse yok abi, kimse yok. Nasıl bir deli burası ya? Nasıl bir şey burası ya? टर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो लोगों को अंदर तक हिला दे रही हैं। हर तरफ तबाही का मंजर, लोगों की चीख पुकार की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और लोगों को भावुक कर दे रही हैं। तुर्की में जिस समय भूकंप आ रहा था, लोग एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं थे। एक जर्नलिस्ट को जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, जैसे ही उसने कुछ बच्चों को भूकंप के बीच से आते देखा, उसने भागकर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और सुरक्षित जगह पर ले गया। घरों के मलबे में लोगों को ढूंढते रेस्क्यू टीम के जवान भी भावुक हो गए। एक छोटी सी बच्ची को जैसे ही रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला, वो उससे लिपटकर रोने लगा। एक पिता जो घंटों से अपने घर के मलबे से अपने बेटे को सकुशल निकालने की प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, और जैसे ही मलबे से बेटा सुरक्षित निकला, उसने बेटे को गले से लगा लिया। कुदरत के कहर के बीच कुछ चमत्कार भी दिखाई दे रहे हैं। 12 से 15 घंटों के बाद मलबे से मासूम बच्चे सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने घरों के मलबे से एक 6 महीने के मासूम को भी जिंदा निकाला। रेस्क्यू में लगा जवान बच्चे को सीने से लगाकर एम्बुलेंस तक ले गया और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये थी कि बच्चे की सांसें चल रही थी। मासूम बच्चे हर बात से अनजान होते हैं।
इस नन्हे से बच्चे को देखिए, इसके आंख और चेहरे पर जख्म के निशान हैं। यह भूकंप की त्रासदी से बचकर बाहर लौटा है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि इसके परिवार में अब कौन बचा है और कौन नहीं। तुर्की में मलबे से जिंदगी को तलाश रही रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी उस वक्त भी मिली जब मलबे से एक नन्ही बच्ची बाहर आई। पिता ने नन्ही बच्ची को सकुशल गोद में उठाया तो पिता और बच्ची दोनों की जान में जान आ गई। तुर्की और सीरिया में जलजले ने ऐसी ऐसी दर्द भरी कहानियां लिख डाली हैं जिन्हें भुला पाना उन परिवारों के लिए आसान नहीं है जिन्होंने अपनों को इस भूकंप में खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फेयरनेस क्रीम चेहरे पर निखार लाने का दावा करती है, लेकिन क्या ये किसी की किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है? जी हां, चौंकिए मत। मुंबई से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच गया। फेयरनेस क्रीम हमारी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और क्या ये वाकई में फेयरनेस क्रीम से त्वचा में निखार आता है या इससे इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं? सुरक्षित विकल्प क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। आपकी त्वचा में निखार लाने के लिए ऐसे तमाम क्रीम धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो कुछ दिनों में आपको गोरा करने का दावा करते हैं, लेकिन इनके दावों की सच्चाई का पता लगाए बगैर लोग ऐसी क्रीम को खरीद लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दरअसल फेयरनेस क्रीम के साइड इफेक्ट को लेकर मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें फेयरनेस क्रीम लगाने के चलते एक ही परिवार की 3 महिलाओं की किडनी पर बुरा असर पड़ा। इन तीनों ने करीब 4 महीने तक फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल किया और वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी की चपेट में आ गई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी के छोटे फिल्टर खराब हो जाते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी को देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। जब उन्होंने इस बीमारी की तह तक जाने की कोशिश की तो जांच में पता चला कि इसके लिए उनका मेकअप किट जिम्मेदार है। डॉक्टरों ने उनके मेकअप किट के सभी उत्पादों की जांच में चौंकाने वाली बात पाई। दरअसल तीनों महिलाएं ही एक ऐसी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं जिसमें मर्क्यूरी की मात्रा खतरनाक लेवल पर थी। दरअसल फेयरनेस क्रीम के लिए मर्क्यूरी का लेवल 1 ppm यानी कि 1 पार्ट प्रति मिलियन होना चाहिए, जबकि ये हजारों ppm में था। इसके चलते बीमार ग्रस्त महिलाओं में से एक के ब्लड में मर्क्यूरी का लेवल 46 तक पहुंच गया था, जबकि सामान्य तौर पर ये 7 के लेवल पर होना चाहिए। आखिर इन बीमार महिलाओं की त्वचा में निखार कैसे आ रहा था, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल मर्क्यूरी मेलानोसाइट्स को रोक सकता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। जिस फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल ये तीनों महिलाएं कर रही थी उसमें मर्क्यूरी का लेवल हाई था, जो उनकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हुए उनकी त्वचा के रंग को भी प्रभावित कर रहा था, जिसे वे गोरापन मान रही थी। जाहिर है ये मामला फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर कई स्टार्टअप्स हैं जो उत्पादों का आउटसोर्सिंग करती हैं। इनमें कई स्टार्टअप्स के पास तो अपने लैब तक नहीं होते, केवल अच्छी लेवलिंग, मार्केटिंग और बड़े मोटे कमीशन को हथियार बनाकर ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। फिलहाल फेयरनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स को लेकर इससे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। अब बताते हैं कि कैसे फेयरनेस क्रीम काम करती है। दरअसल हमारी त्वचा का रंग मेलेनिन से तय होता है और ये फेयरनेस क्रीम उस मेलेनिन को कम कर देती है, लेकिन इसके कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इससे जलन, सूजन, त्वचा पर दरारें पड़ सकती हैं। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से लोगों की त्वचा पतली पाई जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गलत तरह से क्रीम इस्तेमाल करने पर बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो भलाई इसी में है कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें और हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की कर लेते हैं। बाजार में आज दूसरे दिन भी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी ने दिन में ज्यादातर समय लाल निशान में कारोबार किया। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज थोड़ी रिकवरी दिखी। बाजार में निचले स्तरों पर सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। क्रेडिट पॉलिसी से पहले बैंकिंग शेयर मजबूत दिखे। आज बैंक, रियल्टी, कैपिटल गुड्स इंडेक्स मजबूत रहे, जबकि मेटल, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। कारोबार के अंत में निफ्टी 43 अंक गिरकर 17,721 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 225 अंकों की गिरावट रही और ये 60,286 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 116 अंक चढ़कर 41,500 के करीब बंद हुआ। पूरा एक्शन बताएंगे आज दिन भर का अरमान नाहर।
देखिए ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आरबीआई पॉलिसी के पहले आपको मार्केट में कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग फ्लैट के आसपास 0% के आसपास जो है दोनों जगह मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिसमें निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है, वहीं निफ्टी बैंक थोड़े से पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे हैं। वहीं अगर हम टॉप निफ्टी गेनर्स की बात की जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और ओएनजीसी स्टॉक दिखेंगे जो टॉप निफ्टी गेनर्स की सूची में रहे। वहीं टॉप निफ्टी लूजर्स की अगर सूची देखी जाए तो उसमें आपको टाटा स्टील, आईटीसी, सन फार्मा और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई रखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? पेटीएम जो बढ़िया नतीजे दिए उसके चलते फोकस में रहा, 5% से आसपास की जो बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिखी। वरुण बेवरेजेस, हिंडाल्को, महिंद्रा लाइफ स्पेस, यहां पर भी आपको मूवमेंट जो है देखने को मिला। वरुण बेवरेजेस बढ़िया पॉजिटिव दिखे, हिंडाल्को और महिंद्रा लाइफ स्पेस में आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब उसके अलावा अगर टॉप गेनर्स की सूची देखी जाए तो उसमें ग्लैंड फार्मा, EIL, त्रिवेणी टर्बाइन ऐसे स्टॉक दिखेंगे जो टॉप गेनर्स की सूची में है, जिसमें आपको बढ़िया गेन आता हुआ दिखा। और निफ्टी के अलावा अगर टॉप लूजर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आपको बालाजी अमाइंस, टाटा स्टील लॉन्ग, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर इस लूजर्स की सूची में रहे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन सब पैमानों पर जो आरबीआई पॉलिसी के पहले आपको कहीं ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और आज भी पेटीएम के शेयरों में जोरदार एक्शन रहा। कल कंपनी की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल थी, इसके बाद बाजार में इसे लेकर जोश बना हुआ है। पेटीएम के शेयरों में तेजी क्यों है, अरमान हमारे साथ हैं, वही बताएंगे। और पेटीएम में आज जोरदार जो तेजी रही है, इसके लिए कौन से कारण रहे, उस पर आपने जी बिजनेस को लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एक्शन में क्यों है। मुनाफे का ट्रेंड आगे भी लगातार जारी रहने की उम्मीद है। अब FCF जनरेट करने पर फोकस है कंपनी का, ये साफ तौर पर कहना है। क्योंकि ये मैनेजमेंट कमेटी जब से आई है तब से इस शेयर में जो जोरदार तेज़ी रही है, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है वो हम आपको बता रहे हैं। इस तिमाही तक सभी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुनाफे का ट्रेंड जो है वो जारी रहने की उम्मीद है पूरी। इसके अलावा जो कंपनी का जो फोकस है वो मुनाफे वाले कारोबार पर ज़्यादा फोकस करने का पूरा इरादा है। पुराने ग्राहकों को 40 से 50% लोन का, जो पुराने ग्राहकों से जो कारोबार है वो 40 से 50% लोन का कारोबार बनने की उम्मीद है। इसके अलावा क्या कुछ और कारण है, पूरी डिटेल दे रहे हैं अरमान नाहर। देखिए पेटीएम की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर कॉन कॉल में काफी सारी हाइलाइट्स आते हुए दिखी। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट ने ये कहा कि अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी, अब एडजस्टेड एबिटा लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये कोई वन ऑफ नहीं है, ये अब लगातार जो है अब ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा कि अब उनका मुख्य फोकस जो होगा वो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होने पर उनका मुख्य जो है वहां पर फोकस होने वाला है। उन्होंने अपडेट में ये भी बताया कि इस तिमाही से अगर आप देखेंगे, इस तिमाही से सारे बिजनेस जो हैं अब मैच्योर्ड हो चुके हैं और उसके साथ साथ अब वो उसी सेगमेंट में, उसी रेवेन्यू पर फोकस करने वाले हैं जहां से उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। क्रेडिट सेगमेंट पे बोलते हुए उन्होंने ये चीज बताई कि अगर आप 40 से 50% उनका जो लोन है वहां पर वो रिपीट जो बोरोअर्स हैं, जो उनके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उनसे आता है और आने वाले समय में वो क्वार्टर दर क्वार्टर, तिमाही दर तिमाही 20 से 30% की ग्रोथ सिर्फ उन्हीं से जो है वहां से देख रहे हैं। और उसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर हर महीने 50,000 क्रेडिट कार्ड्स जो है वहां पर का जो रन रेट है इशू करने का, उसे वो मेंटेन रख पाएंगे। तो ओवरऑल आपको सभी पैमानों पर दिखेगा कि मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है और वो हर सेगमेंट में मैच्योरिटी पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि अब से आपको हर सेगमेंट में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा और जो कामकाजी तौर पर जो एडजस्टेड लेवल पर जो प्रॉफिट मुनाफे पर आए हैं वो अब रेगुलर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कल मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा और आगे के लिए सेंट्रल बैंक का रुख कैसा रहेगा, इसी पर जी बिजनेस ने एक एक्सपर्ट पोल कराया है और इसकी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला सवाल हमने ये पूछा कि रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो एक सुर में जितने हमारे बैंकर्स थे, जितने इकोनॉमिस्ट थे, जितने मार्केट एक्सपर्ट थे, सबके सब केवल 25 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई ना इसके नीचे कोई। तो ऐसा लगता है कि सबको पता ही चल गया है कि 25 बेसिस पॉइंट आने वाला है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। हमने अगला सवाल पूछा कि चलिए इस बार तो 25 बेसिस पॉइंट आएगा, इसके बाद क्या होगा, क्या और आरबीआई रेट हाइक करेगा, नहीं करेगा, क्या होने वाला है और करेगा तो कितना करेगा। तो यहाँ भी एक सुर में सबका कहना था कि ये आखिरी रेट हाइक है, इसके बाद आरबीआई कोई भी रेट हाइक नहीं करने वाला है।
100% जो पोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना है कि नहीं, इसके बाद आरबीआई की तरफ से कोई भी रेट हाइक नहीं होगा। आपको याद होगा पिछले बार जब हमने ये पोल किया था तब कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगले बार 25 होगा, उसके बाद फिर से 25 होगा, लेकिन इस बार जो है लोगों की टोन बदल चुकी है और सबके सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है इसके बाद। अब अगला सवाल ये था कि क्या महंगाई दर के अनुमान में आरबीआई बदलाव करेगा। तो यहाँ इंटरेस्टिंग है, 50-50% के आसपास है, कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं। इसके अलावा जीडीपी डेटा को भी लेके हमने पूछा कि क्या आरबीआई जीडीपी डेटा को घटाएगा, क्योंकि हमने देखा कि तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो लगातार घटाते जा रही है। तो यहाँ भी लोगों का 50-50 मत था, कुछ कह रहे थे कि हाँ, कुछ कह रहे थे नहीं। आखिरी सवाल हमारा था कि क्या लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई इस बार भी कोई कदम उठाएगा। तो यहाँ सबका कहना था कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, कोई ज़रूरत नहीं आरबीआई को लिक्विडिटी को लेकर कुछ भी करने की। तो ये 5 सवाल हमने पूछे और इसमें से 3 सवालों का जवाब हमें 100% मिला, जो कि एक था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा और ये आखिरी रेट हाइक होगा, इसके बाद कोई रेट हाइक नहीं होने वाला है। और कल जी बिजनेस पर रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज आपने देखनी है। हर पॉलिसी की तरह इस बार भी हमने खास तैयारी की है। सुबह 9:45 बजे से लगातार हम इस पर करेंगे एक्सक्लूसिव चर्चा। पॉलिसी पर रिजर्व बैंक की कमेंट्री पर भी फोकस रहेगा। कल हमारे पैनल में होंगे जबरदस्त दिग्गज, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के अजय बग्गा जी, ओएस्टर कैपिटल के अतुल जोशी और निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार भी होंगी जो चर्चा में हमारा साथ देंगी। तो दिग्गजों का पैनल होगा, आपको रहना है बस जी बिजनेस के साथ। चैट जीपीटी को लेकर हर तरफ चर्चा जोरों पर है और गूगल भी इस चर्चा से अछूता नहीं है। यही वजह है कि अब खुद गूगल अपनी एआई चैटबॉट सर्विस लेकर आ रहा है। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल की नई एआई चैटबॉट सर्विस गूगल बार्ड की घोषणा की है। क्या है गूगल की ये नई सर्विस और क्या चैट जीपीटी को ये टक्कर दे पाएगी, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। चैट जीपीटी से जो पूछो वो आपको बता देता है। यही वजह है कि बहुत ही कम समय में ये चैटबॉट काफी सुर्खियों में आ गया है। लोग इसे गूगल को रिप्लेस करने वाला भी बताने लगे हैं। चैट जीपीटी की एंट्री के बाद गूगल को भी ये खतरा महसूस हुआ है और ये खतरा है टेक्नोलॉजी में पिछड़ने का। इस खतरे को भांपते हुए गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। गूगल ने नई एआई चैटबॉट सर्विस गूगल बार्ड की घोषणा कर दी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल बार्ड एक एक्सपेरिमेंटल कन्वर्सेशनल एआई सर्विस है। ये गूगल की लैम्डा टेक्नोलॉजी के आधार पर चलता है। गूगल ने इसे टेस्टर्स के लिए खोल दिया है। फिलहाल बार्ड को सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। चैट जीपीटी और बार्ड दोनों ही चैटबॉट हैं, लेकिन जहां चैट जीपीटी पहले से मौजूद डाटा के आधार पर सवालों के जवाब देता है, वहीं बार्ड वेब के जरिए भी जवाब दे सकता है, यानी कि बार्ड ज्यादा सटीक जवाब दे सकता है। गूगल का कहना है कि बार्ड को बड़े लैंग्वेज मॉडल की पावर, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के संयोजन से लैस किया जाएगा। बार्ड लैम्डा पर आधारित है। गूगल पिछले कई साल से इस पर काम कर रहा है। कंपनी ने 2 साल पहले ही लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया था। गूगल सिर्फ बार्ड पर ही नहीं रुकने वाला है, बल्कि कंपनी कई दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही है। हाल में ही कंपनी ने टेक्स्ट को म्यूजिक में चेंज करने वाला एक एआई टूल इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे कई दूसरे ऑप्शन भी गूगल आने वाले समय में जारी कर सकता है और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स को गूगल कड़ी टक्कर देने को तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में आज सेफर इंटरनेट डे मनाया जा रहा है। सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल फरवरी में सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। सेफ इंटरनेट डे का उद्देश्य जो है वो लोगों के लिए सुरक्षित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। सेफर इंटरनेट डे क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। आज के दौर में इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब इस जरूरत की लिस्ट में इंटरनेट का नाम भी जुड़ चुका है। आज बच्चे, जवान और क्या बुजुर्ग सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट का जितनी तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है, उसी तेजी से उससे जुड़े खतरे भी बढ़े हैं। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग जैसे कई तरह के मामले शामिल हैं। ऐसे में लोगों को इंटरनेट पर होने वाले साइबर क्राइम से बचाने और इंटरनेट के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है।
सुरक्षित इंटरनेट दिवस एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य इंटरनेट को सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बनाना है। सेफर इंटरनेट डे की शुरुआत 2004 में हुई थी। इस कार्यक्रम को यूरोपियन यूनियन के बच्चों के लिए बेहतर इंटरनेट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2009 में सेफर इंटरनेट डे शुरू किया गया। इस दिवस का मकसद अलग अलग देशों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करना था। वैश्विक स्तर पर 150 सेफर इंटरनेट डे कमेटी साथ मिलकर काम करती हैं। ये टीमें इंटरनेट कोऑर्डिनेशन टीमों के साथ मिलकर काम करती हैं और इनका ठिकाना ब्रसेल्स में है। ये तो बात हो गई सेफर इंटरनेट डे के बारे में, लेकिन अब समझिए कि सेफर इंटरनेट डे की जरूरत आज के समय में क्यों पड़ी है। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट की वजह से साइबर बुलिंग का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ा है। मैकेफी की एक रिपोर्ट की माने तो इंटरनेट पर 85% भारतीय बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण मुहैया कराना जरूरी है। इंटरनेट की मदद से साइबर अपराधी नए नए तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। बिना सोचे समझे इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी डालना आपको भारी पड़ सकता है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन वेबसाइट्स पर अपना मोबाइल नंबर साझा ना करें जिन पर आपको भरोसा नहीं है। हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स के जरिए ही खरीदारी करें। इंटरनेट एक्सेस सुरक्षित ब्राउजर्स के जरिए ही करें। अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप को लेटेस्ट फर्मवेयर से अपडेट रखें और किसी भी अनजान यूआरएल पर क्लिक ना करें। इसके साथ ही अपने संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें। याद रखें, साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। ऐसे में आपको साइबर अपराधों को लेकर जागरूक रहना है और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने डाटा को सुरक्षित रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने चीनी लिंक वाले करीब 232 सट्टेबाजी और लैंडिंग ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए इन्हें तत्काल बैन करने का फैसला किया है। इनमें से कई ऐप ऐसे हैं जिन्हें थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट के जरिए डाउनलोड किया जा रहा था। ये ऐप न केवल आसान शर्तों पर लोन देकर कस्टमर से भारी भरकम रकम वसूल करते थे, बल्कि जांच में कई ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी पाया गया। फर्जी लेंडिंग और बेटिंग ऐप को लेकर जी बिजनेस लगातार लोगों को आगाह करता रहा है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए फर्जी चीनी ऐप्स के खिलाफ हम लगातार मुखर रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। हमारी मुहिम पर सरकार ने एक्शन भी लिया, लेकिन इस बार सरकार ने चीनी लिंक वाले लेंडिंग और बेटिंग ऐप्स पर तगड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। सरकार ने ऐसे करीब 232 ऐप्स को ब्लॉक और बैन करने का फैसला किया है, जो लोगों को न केवल चूना लगाते थे, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे थे। सरकार ने जिन ऐप्स को टारगेट किया है, इनमें 138 सट्टेबाजी वाले और 94 लेंडिंग ऐप शामिल हैं। सभी ऐप्स पर आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत एक्शन लिया गया है। सरकार ने अपनी जांच में पाया कि पहले चीनी लिंक से जुड़े इन ऐप्स ने लोगों को आसान शर्तों पर कर्ज दिया। जब कर्जदार कर्ज नहीं चुका पाए तो कर्जदारों के पास धमकी वाले कॉल्स आने लगे। धमकी के अलावा कर्जदारों को अश्लील मैसेज भेजे जाने लगे। इनके जानने वालों को भी मॉर्फिंग की हुई अश्लील तस्वीरें भेजी जाने लगी। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई कर्जदारों ने शर्म के मारे आत्महत्या तक कर ली। कई कर्जदार तो ऐसे थे जिन्हें डरा धमकाकर उनसे सालाना 3000% तक की दर से ब्याज वसूला गया। ऐसी घटनाएं उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी देखने को मिली। इन फर्जी ऐप्स की जब खुफिया एजेंसियों ने जांच की तो इनके कान खड़े हो गए। जांच एजेंसियों ने पाया कि इनमें से कई ऐप्स प्ले स्टोर पर ना होकर थर्ड पार्टी लिंक के जरिए एक्टिव थे, तो कई बेटिंग ऐप की लिंक से जुड़े हुए थे। जांच में ये भी पाया गया कि फर्जी तरीके से लोगों को कर्ज बांटने वाले ये ऐप वेबसाइट के जरिए भी काम कर रहे हैं। जांच में पाया गया कि सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीनी लिंक वाले इन ऐप्स ने भारतीयों को काम पर रखा और उन्हें कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में चीनी लिंक वाले फर्जी ऐप के जरिए भारतीयों का डेटा चीन भेजे जाने की आशंका भी जताई गई। साथ ही ये भी आशंका जताई गई कि चीनी ऐप्स जासूसी गतिविधियों के जरिए देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल फर्जी लोन ऐप से बचना है तो थर्ड पार्टी लिंक पर कतई न जाएं। आसान शर्तों पर कर्ज देने वाले और जो लोन ऐप किसी एनबीएफसी से नहीं जुड़े हैं उन पर कतई भरोसा ना करें। असली लोन ऐप लोन देने से पहले अपनी पूरी जानकारी देते हैं। वो पारदर्शिता के साथ सभी प्रक्रियाएं पूरी कराते हैं। अगर कोई ऐप ऐसा ना कर रहा है तो फिर समझ जाए कि ये खतरे वाले ऐप हैं। फिलहाल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी बिजनेस पहले भी चीनी ऐप्स के खिलाफ आवाज उठा चुका है और आगे भी उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कश्मीर से लेकर हिमाचल तक एक बार फिर बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर खुशियां लौटा दी हैं। देश के कोने कोने से पहुंचे सैलानियों को बस इसी बात का इंतजार था। पहाड़ों पर जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, सैलानियों के चेहरे खिल उठे। मौसम मेहरबान, बर्फबारी की शान। पहाड़ों पर बर्फबारी, मुसीबत भारी। बर्फ की फुहार, सैलानियों की बहार। गुलमर्ग में मौसम ने फिर करवट लिया। आसमान से बर्फ की बरसात शुरू तो पेड़ से लेकर पहाड़ तक सफेद चांदी की तरह चमक उठे। सड़कों से लेकर घरों की छतों तक हर जगह बर्फ का साम्राज्य दिखने लगा। भले ही आम लोगों के लिए बर्फबारी मुसीबत लेकर आए, लेकिन सैलानियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। मौसम बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत एंजॉय किया हमने। गुलमार्ग को पूरा कश्मीर देखने के लिए आया है, बहुत अच्छा लगा हमारे को। पूरा फैमिली के साथ फुल एंजॉय किया है। बहुत खुशी हो रही है स्नोफॉल देख के। परिवार के साथ बहुत मस्ती कर रही हूँ। बांदीपोरा की तस्वीरें और भी खूबसूरत हो चली हैं। जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ। पहाड़ों पर बर्फ ने कब्जा कर लिया। घर की छतों पर 2 से 3 फीट की बर्फ जम गई, लेकिन यही बर्फ आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बर्फबारी के बीच एक और खूबसूरत तस्वीर दिखी। ये तस्वीर आई कुपवाड़ा से, जहां पर सेना के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। सेना के जवान एक गर्भवती महिला को कंधों पर लाद कर करीब 5 किलोमीटर पैदल चले और उसे अस्पताल तक पहुंचाया। सिर्फ कश्मीर घाटी ही नहीं, उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में बर्फ ने जैसे भगवान शिव का श्रृंगार कर दिया। मंदिर परिसर में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम गई। हालांकि इस समय बाबा केदारनाथ के कपाट बंद। कुछ यही हाल हिमाचल का भी दिखा। सैलानियों के लिए मशहूर मनाली का मॉल रोड बर्फबारी से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखा। दूर दराज से पहुंचे सैलानियों की खुशी देखते ही बन रही थी। आज बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। क्या कहेंगे मैम? बस हम गुजर जाए और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी और यहाँ के बहुत मजा आ रहा है हमको। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ग्लोबल हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। उद्योग संगठन CII के एक इवेंट में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने इसका भार किसानों पर नहीं डाला। उन्होंने कहा कि नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर रियायत 15% कॉर्पोरेट टैक्स 2024 से आगे भी जारी रहेगी या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर 28% GST पर फिटमेंट कमेटी विचार करेगी। The industry will have to come up with ideas, talk with government, and see if there are areas in which not just policy, anything else which will have to be provided. Now it is not, as I say, gross, give money there. Money can be given, but the need of the hour is give money there. There is an idea waiting to bloom, and that idea is going to have an impact over several of us. जी बिजनेस ने 22 दिसंबर को बताया था कि सेबी निवेशकों और मार्केट में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए ब्रोकर्स की जिम्मेदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सेबी ने इस मामले पर अब सभी स्टेक होल्डर्स की राय जानने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें ब्रोकिंग फर्म्स जो हैं उसके मैनेजमेंट पर गड़बड़ियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और इंटरनल कंट्रोल को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही ब्रोकिंग फर्म्स के बोर्ड और ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वो देखें कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। 21 फरवरी तक या सभी पक्षों की राय शामिल करने के बाद अंतिम नीति बनाने पर फैसला होगा। ICICI बैंक ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा 5 करोड़ रुपए तक की बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बैंक की FD पर 4.5% से 7% तक मिलेगा। 15 महीने से 2 साल के बल्क डिपॉजिट पर बैंक 7.15% का ब्याज दे रहा है। बैंक की नई ब्याज दरें 7 फरवरी यानी आज से लागू हो गई हैं।
अक्टूबर दिसंबर तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प का नतीजा अनुमान से अच्छा रहा। इस दौरान कंपनी का स्टैंड अलोन मुनाफा सालाना आधार पर 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 711 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 657 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। हीरो मोटोकॉर्प की तीसरी तिमाही में स्टैंड अलोन आय सालाना आधार पर 7,883 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,031 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 65 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया। सालाना आधार पर कंपनी की मार्जिन 12.2% से घटकर 11.5% पर आ गई। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। क्वार्टर 3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा तिमाही आधार पर 2,145 करोड़ रुपए से घटकर 1,588 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,900 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर भारतीय एयरटेल की कंसोलिडेटेड आय 34,527 करोड़ रुपए से बढ़कर 35,804 करोड़ रुपए रही। कंपनी की आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर्स तिमाही आधार पर 190 रुपए से बढ़कर 193 रुपए पर पहुंच गई है। तिमाही आधार पर कंपनी के मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 51.3% से बढ़कर 52% पर पहुंच गई है। विमेंस प्रीमियर लीग 4 मार्च से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। 13 फरवरी को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में WPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस नीलामी के लिए 409 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें 246 भारतीय और 163 विदेशी खिलाड़ी हैं। BCCI के मुताबिक ऑक्शन के लिए 1525 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 24 भारतीय समेत 13 विदेशी खिलाड़ियों का बेस प्राइस 50 लाख रुपए है। WPL के सभी मैच ब्रेबॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का पहला मैच गुजरात और मुंबई की फ्रेंचाइज के बीच खेला जा सकता है। खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने नागपुर टेस्ट की पिच बदलवा दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर के जामथा में खेला जाना है। खबर आ रही है कि इस मैच के लिए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने जो पिच तैयार करवाई थी वो टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं आई। BCA से जुड़े सूत्रों के मुताबिक द्रविड़ ने इसकी जगह पास वाली पिच को टेस्ट के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय कोच के इस आदेश के बाद BCA को आनन फानन में कई बदलाव करने पड़े। साइड स्क्रीन की पोजिशनिंग में भी बदलाव करना पड़ा। फिल्म अभिनेता माधवन के बेटे वेदांत प्रोफेशनल स्विमर हैं और वो इस बार खेलो इंडिया इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से चल रहे इवेंट में आज से स्विमिंग इवेंट शुरू हो रहे हैं और वेदांत माधवन वहां चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। हालांकि अभी वेदांत की पहचान आर माधवन के बेटे के रूप में ही है, मगर जल्द ही वो एक प्रोफेशनल स्विमर के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, ऐसी सबको उम्मीद है। वेदांत को भारतीय तैराकी के इमर्जिंग स्टार के तौर पर देखा जा रहा है। 2018 में पहला इंटरनेशनल मेडल जीतने के बाद ही इस खिलाड़ी पर सबकी नजर है। ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान एरॉन फिंच ने मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिंच ने पिछले साल वनडे से संन्यास लिया था, अब उन्होंने T20 से भी रिटायरमेंट ले लिया है। फिंच ऑस्ट्रेलिया की 2021 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। फिंच T20 में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोरर हैं। यही नहीं, फिंच T20 क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान भी हैं। हालांकि फिंच ने साफ कर दिया है कि वो BBL यानी कि बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलना जारी रहेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में जूनियर महिला कोच ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। कोच का कहना है कि गृह मंत्री अनिल विज से मिलने से पहले मंत्री ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी। मंत्री ने कोच से कहा कि वो उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है, बशर्ते वो मामला वापस ले लें। हम आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप पर 31 दिसंबर को चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ। इन आरोपों के बीच जूनियर महिला कोच ने मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस को DGP से मिलने का समय मांगा। उधर मंत्री संदीप सिंह पहले से ही इन आरोपों को नकार चुके हैं। और आइए देखते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। बीते कुछ दिनों से दोनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए थे। अब दोनों एक दूसरे के हो गए हैं।
शादी की रस्में जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में पूरी की गई। शादी की रस्मों के दौरान किले के चारों ओर टाइट सिक्योरिटी थी। बैंड वालों के साथ घोड़ी पर सवार होकर सिद्धार्थ काफी शानदार तरीके से बारात लेकर पहुंचे। शादी में करण जौहर, जूही चावला, मलाइका अरोड़ा, शाहिद कपूर, उनकी पत्नी मीरा राजपूत, अरमान जैन, कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। फिल्म पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने दीपिका पादुकोण की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दीपिका हिंदी फिल्मों के लिए कंप्लीट पैकेज है, वो किसी भी हीरो के साथ से कम नहीं है और इससे उनका स्टारडम कई गुना बढ़ जाता है। सिद्धार्थ आनंद ने दीपिका की तारीफों की पुल बांधते हुए कहा कि वो बहुत बड़ी स्टार हैं, दर्शकों के साथ साथ फैंस के लिए हमेशा कुछ नया करना चाहती हैं, दमदार एक्शन के चलते वो एक हीरो की तरह है। फिल्म पठान में शाहरुख और जॉन अब्राहम के साथ वो तीसरी हीरो है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा की सक्सेस घोषणा की है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज को 100 दिन पूरे किए हैं। इस खास मौके पर ऋषभ शेट्टी ने फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की है। शेयर करते हुए बताया कि फिल्म के प्रीक्वल के स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। ऋषभ शेट्टी ने आगे लिखा कि दर्शकों ने जो देखा है वो वास्तव में पार्ट 2 है, पार्ट 1 अगले साल आएगा। उन्होंने कहा कि कांतारा की प्रीक्वल को लेकर चल रही राइटिंग में ज्यादा गहराई देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इसे लेकर रिसर्च का काम भी जारी है। दरमा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म सरजमी की शूटिंग मनाली में की जानी है। फिल्म सरजमी कश्मीर में आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। पृथ्वीराज सुकुमारन मलयालम सिनेमा के बड़े सितारे हैं। इब्राहिम अली बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के बेटे हैं और इस फिल्म से अपना करियर शुरू करेंगे। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत मनाली से होगी। इस फिल्म का निर्देशन कियोज ईरानी कर रहे हैं। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।